स्टूडेंट्स, बच्चों क्लास 12 केमिस्ट्री का पार्ट 9 जो है वो हम आपको पढ़ाने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स को, आर्रेनियस का अभिक्रिया वेग सिद्धांत। बच्चों हम आपके बारे में इसमें बता दें कि अगर आप इसके नोट्स वगैरह की बात करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी जानकारी दी गई है कि आपको ये नोट्स जो है जैसा वीडियो में हम आपको पढ़ा रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही नोट्स आपको कैसे मिल पाएंगे, पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दूसरी बात, क्लास 12 केमिस्ट्री क्लासेस जो है रेगुलर चल रही है। चैप्टर 1 चैप्टर 2 पढ़ा दिया गया है, इसका आप प्लेलिस्ट में एक बार देख लीजिएगा, वहाँ आपको पूरी नॉलेज आपको बच्चों मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं टॉपिक क्या है अपना, आर्रेनियस का अभिक्रिया वेग सिद्धांत। आर्रेनियस ने वेग स्थिरांक मतलब के और टेम्परेचर जो है अपने पास, वेग स्थिरांक जो अपन बात कर रहे हैं यहाँ से के की, और टेम्परेचर के बीच में एक संबंध बताया। मैंने आपको कहा था के और टेम्परेचर के बीच में पता है क्या संबंध होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो ना तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, जिससे वेग स्थिरांक का मान भी बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने से के का मान बढ़ता है। आपको ताप गुणांक थोड़ा सा ध्यान होगा, KT+10/KT की बात हमने की थी, जहाँ अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, इस चीज़ को पूरा आर्रेनियस ने किस रूप में व्यक्त किया वो हम आपको बता देते हैं। एक क्वेश्चन होती है आर्रेनियस की जिसको आपको लर्न करना होगा और एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है, K बराबर A e⁻⁻⁸ पावर में है E। अब यहाँ पर K क्या है, वो जब भी बच्चों को इक्वेशन आप लिखते हैं तब उससे संबंधित चीज़ें आपको लिखनी चाहिए। जैसे K का मतलब है यहाँ से वेग स्थिरांक। ठीक है बच्चों, दूसरी चीज़ है इसके अंदर A का मतलब क्या है, क्योंकि आर्रेनियस ने बताया था इसलिए इसे आर्रेनियस गुणांक कहते हैं। ठीक है, आर्रेनियस गुणांक हम इसको कहेंगे। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये जो है, ये जो E की पावर लिखा हुआ है बच्चों, ये चर घातांक है। चर घातांक क्या होता है, चलो इसका मतलब बता देते हैं। चर घातांक, घातांक मतलब घात का अंक, तो घात इसका अंक किस घातांक तो ये हो गया, और चर का मतलब हो गया जो चीज़ें वापस मतलब कैसी रहते हैं, वेरिएट होती रहें, वेरिएबल होती रहें, तो इसे हम चर कहते हैं। ठीक है, और अगर अचर लगा दें, जैसे हमने 2 लिखा तो 2 एक अचर राशि है, जबकि x लिखा तो एक चर राशि है, तो जिसका मान परिवर्तित होता रहे, तो ये चर घातांक है। ठीक है, और ये इसके आगे लिखा हुआ है a, तो क्या हो गया बच्चों, पूर्व चर घातांकी गुणांक। क्या बोलेंगे, पूर्व चर घातांकी गुणांक। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं यहाँ से E की वैल्यू। E मतलब क्या है, E होता है बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी, जिसे हम सक्रियण ऊर्जा भी कहते हैं। और दूसरी चौथी चीज़ रही यहाँ टेम्परेचर, जिसको हम कहते हैं यहाँ परम ताप, जो किस में होगा, केल्विन में होगा बच्चों यहाँ। अब हम क्या चीज़ देखेंगे बच्चों यहाँ पे कि इस समीकरण का प्रतिपादन किस आधार पे हुआ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस समीकरण का प्रतिपादन आर्रेनियस ने निम्न बिंदुओं के आधार पर किया। वे बिंदु क्या थे बच्चों, एक एक करके पढ़ेंगे। मैंने एक बिंदु यहाँ लिखा हुआ है, क्या है, इसके अनुसार किसी अभिक्रिया में सभी अभिकारक अणु भाग नहीं लेते। मतलब हमने अभिकारक अणु कितने लिए, हमने अभिकारक अणु लिए 100, तो 100 की 100 अभिक्रिया में भाग लेंगे क्या, नहीं। वो कहता है कि सारे अणु रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, 100 में से केवल वो ही अणु, हमने ऐसे कह दिए कितने अणु, 80, वे ही अणु भाग लेंगे जिनके पास सक्रियण ऊर्जा होती है। मतलब 100 में से करीब 80 अणु ऐसे होंगे जिनके पास क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी होगी, सक्रियण ऊर्जा होगी। अब सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, ऐसी कौन सी ऊर्जा है जिससे वो प्रोडक्ट में बदल पाते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं अभिक्रिया में भाग लेने का मतलब है जो प्रोडक्ट बना जाए, कि आपने 100 मॉलिक्यूल लिए तो इन 100 की 100 से प्रोडक्ट बन जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। इन 100 के पास में से केवल 50 अणु ऐसे हैं जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी है, प्रॉपर एनर्जी है, जो उसको रिएक्टेंट से किस में चेंज कर दे, प्रोडक्ट में चेंज कर दे। किस में चेंज कर दे बच्चों, प्रोडक्ट में चेंज कर दे, तो ही हम उसको क्या कहेंगे बच्चों, वहाँ पर एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल या सक्रिय अणु कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ सक्रियण ऊर्जा का मतलब क्या होता है, अभी परिभाषा बता देते हैं, वैसे लिखवाएंगे भी कि सक्रियण ऊर्जा वह अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा होती है जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर दे। देखो हम एक ग्राफ बनाते हैं आपके सामने हल्का सा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, ये हमने एक रिएक्टेंट ये ग्राफ बनाया है, यहाँ से जो उत्प्रेरक के प्रभाव में बनाया था। यह रिएक्टेंट है, क्या है, यहाँ से रिएक्टेंट है। अब ये रिएक्टेंट यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यहाँ हमने क्या लिखा, ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब हो गया कि इतनी ऊर्जा तो प्रत्येक अणु के पास है। चलो इसकी हम मैपिंग कर देते हैं कुछ ऐसा, यहाँ पर 0 है,
ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और ये 40। ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पर हमने एक चीज़ कह दी कि ये वाली जो हमने लाइन बना रखी है ये वाली, इसका मतलब 10 जो है एनर्जी, ये सारे किसके मान है बच्चों, ऊर्जा के, कि जितने भी अणु है ना उनके पास 10 तो है ही। कैसे पता चला 10 तो है, क्योंकि ग्राफ ही कहाँ से शुरू हो रहा है, 10 से शुरू हो रहा है। अब इसके बाद यहाँ जो अणु है उनके पास कितनी ऊर्जा है, 20 है। यहाँ कितने अणु है, 30 है। यहाँ पर जो अणु है उनकी ऊर्जा कितनी है, 40 है। इसका मतलब हाईएस्ट एनर्जी वाले अणु कितने हैं, 40 वाले हैं। यही तो हुआ इसका मतलब। अब इसके बाद सक्रियण ऊर्जा जो होती है बच्चों, इस पूरे ग्राफ की हाईएस्ट एनर्जी होती है, इसका मतलब ये वाली एनर्जी हो गई। तो हमने कह दिया कि वो अतिरिक्त अगर 40 से ज़्यादा थोड़ी सी और एनर्जी हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो ग्राफ कहाँ आ जाता है, नीचे। मतलब इससे पहले का ग्राफ रिएक्टेंट का है और इसके पहले बाद का ग्राफ किसका है, प्रोडक्ट का है। कि तुरंत जैसे ही इस पॉइंट पर पहुँचता है कोई मॉलिक्यूल रिएक्टेंट टक्कर करके, तो वो वहाँ से रिएक्टेंट 6 में चेंज होने लगता है, प्रोडक्ट में चेंज होने लग जाता है। लेकिन अगर किसी अणु की ऊर्जा 30 पर ही रह गई तो फिर वो अणु वहाँ पर बाद में प्रोडक्ट बनाएगा ही नहीं। आप कुछ ऐसा कह सकते हो इसको कि एक पहाड़ है जिसको चढ़ने के लिए जो बच्चा यहाँ पहुँच गया वो ऑटोमेटिकली पहाड़ नीचे उतर आएगा, लेकिन यहाँ पहले पहुँचे तो सही। तो यहाँ पहुँचने का मतलब हो गया इतनी ऊर्जा लेकर जाना। तो सक्रियण ऊर्जा वो होती है वो अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा, मतलब कम से कम इतनी तो चाहिए ही चाहिए। इससे थोड़ी सी ज़्यादा अगर हो जाती है तो वो डेफिनेटली वो चीज़ किस में चेंज हो जाएगी, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया आपको कैसे हमने इसे बताया है। चलो बच्चों, अब यहाँ से अपन सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम आपको समझा चुके हैं बच्चों। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सक्रियण ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अभिकारक अणुओं के मध्य टक्करें होती हैं। अब किसकी बात आएगी बच्चों, टक्कर की बात आएगी कि सक्रियण ऊर्जा आखिर मिलती कैसे है। हमने क्या कहा कि ये जो सक्रियण ऊर्जा है, सक्रियण ऊर्जा किससे डिनोट करते हैं, ई से, कि ये जो सक्रियण ऊर्जा हमारे पास है बहुत सारी, ये एनर्जी है, मान लो अपने पास एनर्जी का मॉलिक्यूल। हम कह रहे हैं कि सक्रियण ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अभिकारक अणु, ये एक अभिकारक अणु, ये एक अभिकारक अणु, चलो एनर्जी की बात तो अलग हटाते हैं यहाँ से, ये अभिकारक अणु है। जब इनमें आपस में क्या होंगी बच्चों, टक्करें होंगी। आपस में क्या होंगी बच्चों, यहाँ से टक्करें होंगी। तो टक्कर होने के बाद इनमें क्या रिलीज होती है बच्चों, ऊर्जा रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और इसका मतलब ये हो गया कि ये अणु, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि अणु आपस में टकराते हैं। अणु आपस में क्या होते हैं बच्चों, टकराते हैं। टकराने के बाद क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये कौन ग्रहण कर लेते हैं, वापस से ये अणु ग्रहण कर लेते हैं और किस में चेंज हो जाते हैं, सक्रिय अणु में बदल जाते हैं। समझ में आई आपको बात। हमने क्या कहा कि अणु जो होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, टक्करें करते हैं। टक्करें करने के बाद इनसे ऊर्जा निकलती है और वो ऊर्जा ये अणु ग्रहण कर लेते हैं और इसे सक्रिय अणु बना देते हैं। सक्रिय अणु बनने के बाद क्या प्रोसेस होता है बच्चों, सक्रिय अणु बनने के बाद इन सक्रिय अणु में फिर से टक्करें होती हैं। इन सक्रिय अणु में फिर से क्या होती हैं बच्चों, टक्करें होती हैं। इन सक्रिय अणु में जब टक्करें होती हैं बच्चों तो फिर ये आपस में टूटकर किसका निर्माण कर देते हैं, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। समझना है आपको यहाँ से कि पहले टकराए अणु, उनकी ऊर्जा निकली, ऊर्जा निकलने के बाद उन्होंने ग्रहण करी, फिर से वो टकराए, फिर क्या बने, उनसे प्रोडक्ट बने। क्योंकि जब अणु टकराता है, जैसे मान लीजिए ए बी का अणु है ना, ये आपस में टकराए ए बी और सी डी, ए बी और सी डी आपस में टकराए तो ए और बी का अणु टूटेगा। जब टूटेगा तो यहाँ पे स्थिति ये बनेगी और जब ये स्थिति बनेगी तो ए और सी का अणु बनेगा और बी और डी का अणु बनेगा। फिर लास्ट में ये टूट जाएंगे और प्रोडक्ट का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आई आपको यहाँ से चीज़। चलिए थोड़ा सा राइट डाउन लिख लेते हैं, उसके बाद की बात आगे हम करते हैं बच्चों। ठीक है, जो आपको समझाया उसी को हम लिखते हैं कि सक्रिय अणु यहाँ से बनेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सक्रिय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अभिकारक अणुओं की मध्य क्या होती है बच्चों, यहाँ से टक्करें होती हैं जिससे सक्रियण ऊर्जा युक्त अणु बनते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, सक्रिय अणु कहते हैं। अभिकारक अणुओं के पास वो न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो रिएक्टेंट को किस में चेंज कर दे, प्रोडक्ट में चेंज कर दे, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम क्या कहेंगे बच्चों,
एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ से। दूसरी बात यहाँ से, मान लीजिए सक्रियण ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है और एक हम कह दें सक्रियण ऊर्जा का मान कम है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से ग्राफ बनाए, ये दो ग्राफ हमने बनाए, यहाँ पर हमने इस तरह से बनाया और यहाँ इस तरह से बनाया। ठीक है, यहाँ पर ऊर्जा जो दिख रही है वो इतनी दिख रही है और यहाँ पर इतनी दिख रही है। ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो कहाँ कम है। इसका मतलब आपको दिख रहा है कि ऊर्जा यहाँ कम है, या मैं देखो इस तरह बना दूँ, इसको और छोटा बना दूँ यहाँ से, इसका मतलब और कम हो गई यहाँ पे। तो कहने का मतलब है हर एक के पास, या फिर हम इसी में कह दें कि हम इस तरह से बना दें कि यहाँ तो ऊर्जा है इतनी और यहाँ ऊर्जा है इतनी, तो बढ़िया है ना। अगर सबके पास मान लीजिए मैं कहती हूँ यहाँ पर 10 है वैल्यू, यहाँ 40 है, तो यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40। इसका मतलब ग्राफ 1 और ग्राफ 2 में से ग्राफ 1 में तो प्रोडक्ट जब बनेगा जब 40 की एनर्जी हो, लेकिन ग्राफ 2 में प्रोडक्ट तभी बन जाएगा अगर एनर्जी कितनी हो, 30 हो। तो सक्रियण ऊर्जा कम जितनी कम होगी प्रोडक्ट उतने ही अच्छा यहाँ से बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ से बच्चों, ये तो हटा देते हैं। तो आपका पास वैल्यू क्या होगी बच्चों यहाँ से, चाहे बाद में लिख लीजिएगा चाहे अभी लिख लीजिए, मैं बोल रही हूँ सक्रियण ऊर्जा का मान कम होने पर अधिक से अधिक अभिकारक अणु प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे का पॉइंट हमारा क्या कहता है कि जब सक्रिय अणुओं की टक्करें होती हैं, क्या बोलते हैं हमसे, मैंने आपको शुरू में भी चीज़ समझाई थी, दोबारा समझा दूंगी। यहाँ से हम कहते हैं कि जब सक्रिय अणुओं की टक्करें होती हैं, जब सक्रिय अणु की टक्करें होती हैं, देखिए बच्चों जब सक्रिय अणुओं की टक्करें होती हैं तो सीधे प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होता, अभिकारक उत्पाद के मध्य एक अस्थायी स्पीशीज का निर्माण होता है जिसे सक्रिय संकुल कहते हैं। बच्चों ये वाली चीज़ आप केवल और केवल ग्राफ से समझ पाएंगे। हम आपके लिए ग्राफ का निर्माण कर देते हैं, ग्राफ बना देते हैं जिससे आप ये चीज़ आसानी से समझ पाएँ बच्चों, है ना। देखिए यहाँ से ग्राफ बनाते हैं हम यहाँ से, जिससे आप इजीली समझ पाएंगे इस चीज़ को। देखिएगा देखिए ये ग्राफ हमने यहाँ पर बना लिया, एक सेकेंड, ठीक है। अब इसका नेमिंग कर देते हैं, यहाँ पे रखेंगे हम रिएक्टेंट AB प्लस CD, ठीक है। यहाँ से जो हम देख रहे हैं जो ऊर्जा है इसकी, वो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो आपको ये दिखाई दे रही है। मतलब हमेशा सक्रियण ऊर्जा को कहाँ से नापेंगे बच्चों, रिएक्टेंट से नापेंगे। कहाँ से नापेंगे बच्चों, रिएक्टेंट से नापेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊर्जा होगी बच्चों वो क्या कहलाएगी, अपनी सक्रियण ऊर्जा कहलाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम इसके अंदर, ये वाली चीज़ क्या होगी बच्चों, अपनी EA, ठीक। जब दोनों में टक्करें होंगी AB में तो हम इसको ऐसा लिख देंगे AB C और ये D। मतलब A और B के बीच का बंध क्या है बच्चों, टूटते हुए। C और D के बीच के बंध भी क्या है बच्चों, यहाँ से टूटते हुए। लेकिन A और C का बंध बनते हुए और B और D का बंध बनते हुए। समझ में आया आपको कि मतलब आपस में बॉन्ड टूटेंगे, उसके बाद यहाँ पर नए बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। जैसे ही ये चीज़ ऊपर पहुँच जाएगी अपने पास, इसके बाद यहाँ क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। अब आप इसको ऐसे तोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, AC प्लस BD। ये क्या बन गया बच्चों, प्रोडक्ट बन गया। लेकिन अब एक चीज़ और इसके अंदर है बच्चों यहाँ से, कि यहाँ पर अगर हम बात करें ये वाली चीज़, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये वाली, मतलब नीचे तक की जो ऊर्जा है वो क्या कहलाएगी बच्चों, ये कहलाती है देहली ऊर्जा। थ्रेशोल्ड एनर्जी इसको बोलते हैं, देहली ऊर्जा इसको बोलते हैं। मतलब कंप्लीट, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक की पूरी एनर्जी जो होगी उसको हम ये बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो EA हमने लिखा है यहाँ से, चलिए हम EA की जो बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो इसको हम कह रहे हैं EA1, और यहाँ से यहाँ तक की बात करें बच्चों तो हम इसको कहेंगे EA2। मतलब एक तो रिएक्टेंट साइड की और एक प्रोडक्ट साइड की। वैसे एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो एक ही साइड की निकाली जाती है। आप चाहें तो इस तरह से आप बता सकते हैं, यहाँ पे EA1 और EA2, ठीक है। आप चाहें तो ज़रूरी नहीं है, इसको हटाना चाहें तो आप हटा भी सकते हैं, ठीक। ये मैंने हटा दिया। यहाँ पर जो आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है बच्चों, इसको हम बोलते हैं सक्रियत
संकुल। ये जो सक्रियत संकुल होता है बच्चों, इसको थोड़ा सा हम नीचे प्लेस कर लें ग्राफ को। ये पूरा ग्राफ जो है वो ऊपर नहीं तो दिक्कत करेगा हमको भी। ये लीजिए बच्चों, ग्राफ हमने नीचे कर लिया इसको सक्रियत संकुल कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा एनर्जी का होता है बच्चों। यहाँ पर आप प्लॉट करेंगे अपना स्थितिज ऊर्जा, समझ में आ गया होगा आपको। तो इसके अंदर अपने पास जो दहली ऊर्जा हुई बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ, ये वाली जो एनर्जी जो होती है, ये जो एनर्जी आपको दिखाई देती है ये वाली, ये होती है औसतन, मतलब इतनी एनर्जी तो सबके पास होगी ही होगी ये वाली एनर्जी, क्योंकि इसके नीचे हमने रिएक्टेंट नहीं दिखाया है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसके अंदर जो दहली ऊर्जा है, थ्रेशोल्ड जो एनर्जी है, वो किस किस से मिलकर बनी है। एक तो बनी है औसत ऊर्जा से, अभिकारक अणुओं का औसत ऊर्जा, और साथ में क्या है बच्चों, सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, तो इन दोनों को मिलकर क्या बनी है अपनी दहली ऊर्जा, जो कि कुल ऊर्जा यहाँ से होती है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ और बना देते हैं, यहाँ से 5 पॉइंट तो ऊपर हो चुके हैं बच्चों, छठा पॉइंट और लिख लेते हैं साथ में हम। छठा पॉइंट अपना क्या कहता है कि सक्रियत संकुल की ऊर्जा। सक्रियत संकुल बताई दिया आपको कौन सा होगा, जहाँ बॉन्ड टूटते हुए और बनते हुए हो। तो सक्रियत संकुल की ऊर्जा अधिक होने से यह अस्थायी होता है, यह अस्थायी होता है। ठीक है, जो तुरंत ही उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इसमें कैसे बंध पाए जाते हैं बच्चों, सारे आंशिक बंध यहाँ पे पाए जाते हैं। तो हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं बच्चों, वो भी लिख देते हैं यहाँ से। ये देखिए AB प्लस CD, इससे क्या बना, बंध टूटते हुए, बंध टूटते हुए, A और C का बंध बनते हुए, और यहाँ से AD प्लस BC। तो ये तो अपने पास क्या है बच्चों, रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है, और ये एक्टिवेटेड क्या है बच्चों, कॉम्प्लेक्स है, मतलब सक्रियत संकुल है। ठीक है, चलिए ये वाली चीज़ हो गई। ये अपना छठा पॉइंट था बच्चों। सातवां पॉइंट क्या कहता है अपना, सातवां पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ से। सातवां पॉइंट कहता है कि सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया का वेग सक्रिय अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग जो है, इसको हम लिखेंगे कि अभिक्रिया का वेग वास्तव में किस पर निर्भर करा, क्या सभी अणुओं पर निर्भर करता है, नहीं। जिससे प्रोडक्ट बन सकता है केवल उनसे बनेगा, और प्रोडक्ट किससे बनता है बच्चों, वो बनता है सक्रिय अणुओं से। तो अभिक्रिया का वेग सक्रिय अणुओं की संख्या कह दीजिए या सांद्रता, बात एक ही है बच्चों, सांद्रता पर निर्भर करता है। बच्चों फटाफट से वीडियो को ना शेयर करना मत भूलिए कि चैप्टर 4 कंप्लीट होने वाला है। जिस किसी ने नहीं पढ़ा है शुरू से पढ़ ले, और यहाँ से जो नोट्स हैं उसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बच्चों को बता दें। ठीक है, बहुत ही लोएस्ट चार्जेस रखे गए हैं बच्चों, नोट्स के जो भी हैं एक बार देख लीजिएगा, आपको ठीक लगता है, जैसा आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है वैसा हम दे देंगे आपको। ताप बढ़ाने पर सक्रिय अणुओं की सांद्रता बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर बच्चों क्या होगी, सक्रिय अणुओं की क्या होगी, सांद्रता बढ़ जाएगी, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ठीक है, चलिए अब सारांश की बात आ जाती है, लास्ट में समरी क्या बनती है इस पूरे की। चलिए इसको अलग से लिखते हैं हम कि समरी क्या बनी पूरे टॉपिक की, लास्ट में आके क्या बनता है। सबसे पहले होती है बच्चों अभिकारक अणुओं की टक्कर। क्या होगी बच्चों, अभिकारक अणुओं की टक्कर होगी, कॉलिजन्स होंगे उनके अंदर। चलिए हम आपको बता देते हैं, ये अभिकारक अणु हैं। सबसे पहले इनके बीच में क्या होंगी बच्चों, टक्करें होंगी। टक्कर के बाद ये क्या करेगी, ऊर्जा रिलीज करेगी। अब जो हमारे पास अणु आएंगे वो कैसे अणु होंगे, सक्रिय अणु होंगे। ये कैसे अणु होंगे बच्चों, सक्रिय अणु होंगे। अब इनके बीच में क्या होगी बच्चों, टक्करें होंगी। तो ये पहले बन गए
ये तो सामान्य अणु है। सामान्य अणु में बच्चों एक चीज़ और बताते हैं, देखो हम यहाँ से आपको एक चीज़ बताते हैं। अब ये सामान्य अणु जो आपके सामने दिख रहे हैं, जैसे क्लास में बच्चे नहीं होते बहुत सारे कि बच्चों क्लास में हैं, आपने बच्चे, मैडम ने मटेरियल पढ़ा दिया, ये सामान्य है सारे बच्चे, मैडम ने मटेरियल पढ़ा दिया, लेकिन मटेरियल पढ़ाने के बाद सब बच्चे सामान्य नहीं रह जाते। जब हम क्लास को पास करके आते हैं, नई क्लास में बैठते हैं, उस समय सब बच्चे सामान्य हैं, लेकिन पढ़ाने के बाद जिस बच्चे ने जितना एब्जॉर्ब किया, जितना सीखा, उसके अकॉर्डिंग वो बच्चा वहाँ से क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो मान लीजिए इनके बीच में टक्कर हुई और क्या निकली, ऊर्जा, और इस ऊर्जा को इन सब ने ग्रहण कर लिया। लेकिन शुरुआत में भी इनकी ऊर्जा अलग अलग थी। मान लीजिए किसी की 10 थी, किसी की 5 थी, किसी के पास 20 थी, किसी के पास 30 थी, किसी के पास 2 ही थी, किसी के पास 8 थी। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़ें आपको? हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो अणु हैं, ये जो ऊर्जा इनके पास अलग अलग है, जैसे ही यहाँ से ऊर्जा निकली, ऊर्जा कितनी निकली हम ये देखते हैं। ऊर्जा कितनी निकली यहाँ से, मान लीजिए ये ऊर्जा जो निकली यहाँ से, वो निकली अपने पास 30 किलो जूल, और हमारे पास यहाँ पर, यहाँ ऐसे कह दे, जो ऊर्जा निकली वो 50 किलो जूल थी। ठीक, और यहाँ से प्रोडक्ट बनने के लिए जो ऊर्जा चाहिए थी वो 60 किलो जूल कम से कम चाहिए थी। कितनी चाहिए थी, या हम कह दें 70 किलो जूल चाहिए थी। तो ये 50 किलो जूल को जिसने ग्रहण किया, ये 58, क्या ये सक्रिय अणु बन पाया, क्या ये प्रोडक्ट बना पाएगा, नहीं। 50 और 20 कितनी हो गई, 70, ये बना देगा। 50 और 30 कितनी हो गई, 80, ये बना देगा। 50 और 2 52, ये नहीं बना पाएगा। 50 और 5 55, ये नहीं बना पाएगा। इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास 70 किलो जूल थी, लेकिन वो हर किसी को तो प्राप्त नहीं हुई। तो जिसने उसको 70 किलो जूल में कन्वर्ट कर दिया, वही क्या कहलाएगा, सक्रिय अणु। अब इन सक्रिय अणुओं के बीच में भी क्या होती हैं, टक्करें होती हैं, और फिर फाइनली क्या बनने लगते हैं बच्चों, प्रोडक्ट बनने लगते हैं। जैसे ही फिर यहाँ प्रोडक्ट बन जाता है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो पहले टक्कर होगी, फिर वो अणु सक्रिय अणु में बदलेगा, फिर दोबारा सक्रिय अणुओं की टक्कर होगी, और फिर उसके बाद वो किस में चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो हमने एक ही पॉइंट लिखा है। दूसरा अणु टक्कर क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, अभिकारक अणुओं का सक्रियण। तीसरा पॉइंट क्या है, सक्रिय अणुओं की टक्कर तथा सक्रिय संकुल का निर्माण। चौथा पॉइंट क्या है, सक्रिय संकुल का उत्पाद में परिवर्तन। ये मैंने आपको 5 पॉइंट बोल दिए, 4 पॉइंट बोल दिए। अगली चीज़ आती है बच्चों अपने पास सक्रियण ऊर्जा का महत्व। सक्रियण ऊर्जा का जो महत्व है बच्चों, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम पढ़ेंगे सक्रियण ऊर्जा का महत्व क्या है, सक्रियण ऊर्जा को ज्ञात करने की विधियाँ क्या हैं, जिसके अंदर हम गणितीय विधि और ग्राफीय विधि पढ़ेंगे, एक न्यूमेरिकल है। इतना हम कल की वीडियो में कर लेंगे। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर करना मत भूलिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, स्टेटस पे, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं कि हाँ मैम की पढ़ाई समझ आ रही है हमको, तो आप फटाफट से बच्चों शेयर करते जाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय। बच्चों यहाँ पे 11th क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी है। BSc में कोई एडमिशन लिया है तो उसको बता दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके बाय।